एक सूअर ने एक बच्चे को जन्म दिया जिससे उसका मालिक हैरान रह गया और एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। आलोक जी लगभग 30 वर्षों से रामगढ़ गांव में रहते थे, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े सूअर फार्म का प्रबंधन करते थे। वह कम बोलने वाले और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन हर कोई जानता था कि उनका अतीत सीधा सादा नहीं था। उनकी पत्नी राधा एक सौम्य और सहनशील महिला थी, जो लगभग कभी भी अपने पति का विरोध नहीं करती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था, जो मजबूत और बुद्धिमान थी, और अकेली वही थी जो अपने पिता से बहस करने की हिम्मत करती थी। उस रात भारी बारिश हो रही थी और हवा फार्म की टिन की छत से ज़ोर ज़ोर से टकरा रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट एक आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। बाड़े में आलोक जी की सबसे बड़ी सुअरी प्रसव पीड़ा में थी, दर्द से तड़प रही थी। आलोक जी और पशु चिकित्सक रोहन, जो प्रिया का करीबी दोस्त था, इंतज़ार कर रहे थे। एक सुअर का बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था जब तक कि आखिरी बच्चा पैदा नहीं हुआ। रोहन की चीख घुटन भरे माहौल में गूंज उठी। हे भगवान, ये क्या है? बाड़े के फर्श पर गंदे भूसे के बीच एक सुअर का बच्चा नहीं बल्कि एक नवजात शिशु पड़ा था। बच्चे का पूरा शरीर लाल था, त्वचा जुर्रीदार थी और आंखें कसकर बंद थीं। वह तुरंत रोया नहीं। रोहन ने घबराकर उसे उठाया और उसकी सांस की जांच की। राधा बाहर से दौड़ती हुई आई और जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा, वह डर से चीख पड़ी, अपनी छाती पकड़कर पीछे की ओर गिर गईं। आलोक जी स्तब्ध थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके कांपते हाथ इतने कसकर टॉर्च को पकड़े हुए थे कि नसें उभर आई थीं। यह असंभव है। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। रोहन ने बच्चे को एक साफ कपड़े पर रखा। उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। ये एक इंसान है। ये नहीं हो सकता कि एक सूअर एक बच्चे को जन्म दे। आलोक चाचा, आखिर ये क्या हो रहा है? प्रिया घर के अंदर से दौड़ती हुई आई। अपनी माँ की चीख सुनकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। उसकी नज़र अपने पिता से होती हुई फर्श पर पड़े छोटे से बच्चे पर रुक गई और उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कैसे हो सकता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। आलोक जी अभी भी जमे हुए खड़े थे। फिर अचानक उन्होंने आगे बढ़कर रोहन के हाथ से बच्चे को छीन लिया और उसे एक पुराने कपड़े में लपेट लिया। इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा, बिल्कुल मना है। आलोक की आवाज़ में धमकी थी। कोई भी इस घटना का दोबारा जिक्र नहीं करेगा, समझे? रोहन ने मुश्किल से थूक निगला। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन पिताजी, यह एक बच्चा है, इसे इस तरह छुपाया नहीं जा सकता। चुप रहो, आलोक चिल्लाए। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने पहले कभी इतना आपा नहीं खोया था। कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं। इस मामले को तुरंत दफन कर देना चाहिए। प्रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर भरा हुआ था। बिजली की एक और गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया। बच्चा अचानक रोने लगा। छोटी सी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। आलोक जी कांप गए, जिसे किसी ने नहीं देखा। उसी क्षण उनके हाथ और कस गए, एक अजीब तरीके से कांप रहे थे। राधा अभी भी वहीं खड़ी थी। उनकी कांपती आंखें अपने पति के हाथों में लाल बच्चे पर टिकी थीं। उनके होंठ हिले। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनका गला रुंध गया। डर ने उनके दिमाग को जकड़ लिया था। प्रिया अपने पिता को घूरती रही। उसे स्पष्ट रूप से असामान्यता महसूस हो रही थी। आलोक जी डरे हुए या भयभीत नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी कोने में धकेल दिया गया हो। उनकी आंखों में केवल आश्चर्य ही नहीं बल्कि भ्रम भी था, जैसे कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। रोहन अभी भी सदमे में था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। आलोक चाचा, यह बहुत अजीब है, इसका कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए। आलोक जी अचानक चौंक गए। रोहन की ओर मुड़े। कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ वह हकलाए, आगे नहीं बोल पाए। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ दृढ़ थी।
पिताजी, आप इस बात को छुपा नहीं सकते। यह बच्चा उस सुअरी से पैदा नहीं हुआ है। यह स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। आप कुछ छिपा रहे हैं, है ना? अपनी बेटी की बातें सुनकर राधा अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, जोर जोर से हिलाते हुए, जैसे कि किसी आम आइन को दूर भगाना चाहती हों। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चे का रोना तूफान के बीच कमज़ोर रूप से गूंजता रहा। बाहर बारिश तेज़ होती जा रही थी। हवा टिन की छत से सनसना रही थी। आलोक जी ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें कठोर हो गईं और फिर अचानक कमरे से बाहर निकल गए। प्रिया और रोहन स्तब्ध रह गए और जल्दी से उनके पीछे भागे। पिताजी, आप क्या करने जा रहे हैं? प्रिया चिल्लाई उनके पीछे दौड़ते हुए। आलोक जी ने जवाब नहीं दिया, लंबे कदमों से गोदाम की ओर बढ़ गए। राधा भी लड़खड़ाते हुए उठी। उनके कांपते पैर पीछा करना चाहते थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। प्रिया ने दौड़कर अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। आप इस बच्चे के साथ क्या करने जा रहे हैं? आलोक जी की आंखों में एक क्रूर चमक थी। इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। प्रिया की रीढ़ की बच के लीढ़े है में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। क्या आप पागल हो गए हैं? ये एक बच्चा है, ये कोई जानवर नहीं है जिसे आप फेंक सकते हैं। रोहन भी गोदाम के दरवाजे के सामने आ गया। आलोक चाचा, शांत हो जाइए। हमें इस मामले की ठीक से जांच करने की ज़रूरत है। हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। आलोक जी रुक गए। उनकी सांसें भारी थीं। उनके दोनों हाथ कांप रहे थे। उसी क्षण दूर के खेत में बिजली गिरी। एक पल के लिए तेज़ रोशनी हुई, जिससे आलोक जी का विरोधाभासों से भरा चेहरा साफ दिखाई दिया। उस पल में प्रिया ने अपने पिता की आंखों में निराशा देखी। अचानक आलोक जी घुटनों के बल गिर पड़े। उनके हाथों में बच्चा धीरे से हिला। उसका रोना कमज़ोर हो गया। राधा तब तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने पति के हाथ से बच्चे को छीन लिया, उसे सुरक्षात्मक रूप से अपने सीने से लगा लिया। नहीं, इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। बारिश अभी भी बरस रही थी। अंधेरी रात में प्रिया चुपचाप अपने माता पिता को देखती रही। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत रात था, बड़ा दफन कर दिया गया हो। एक भयानक रहस्य। उस रात घर में कोई नहीं सो पाया। टिन की छत पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। हवा अभी भी बाहर सनसना रही थी, लेकिन आलोक जी के छोटे से घर में माहौल तूफान से भी ज़्यादा भारी था। राधा ने बच्चे को कसकर गले लगा रखा था। धीरे धीरे उसे थपथपा रही थी। जब वह धीरे से हिला, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। प्रिया चुपचाप पास बैठी देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ अचानक इस बच्चे की इतनी रक्षा क्यों कर रही थी, खासकर जब शुरू में वह भी बाकी सब की तरह घबराई हुई थी। इस बीच उसके पिता बिल्कुल अलग थे। आलोक जी घर के एक कोने में बैठे थे। उनकी पीठ दीवार से सटी हुई थी। उनकी खाली आंखें अंधेरे में घूर रही थीं। उनका चेहरा पीला था। उनके हाथ एक दूसरे में गूंथे हुए थे, लगातार कसते और ढीले होते, जैसे कि वह किसी भयानक विचार से जूझ रहे हों। स्वरी की प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद रोहन भी वापस आ गया। उसका चेहरा तनाव से भरा था। प्रिया, अब हमें क्या करना है? हम इस बात को हमेशा घर में नहीं रख सकते। प्रिया अपने पिता की ओर मुड़ी। पिताजी, आपको मुझे बताना होगा, ये सब क्या है? वह सुअर एक बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? आलोक जी चुप रहे। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। उसकी आवाज़ गंभीर थी। मैंने दर्जनों बार सुअरों का प्रसव कराया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आलोक चाचा, यह स्वाभाविक नहीं है। अगर हम इसे स्पष्ट नहीं करते हैं तो इसके पीछे कोई और भयानक रहस्य हो सकता है। अचानक राधा ने सिर उठाया। उनकी आंखें आंसू से भरी थीं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बाहर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। प्रिया स्तब्ध थी। माँ, आप क्या कह रही हैं? कैसा खतरा? राधा ने अपना सिर हिलाया, बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे कि डर हो कि वह किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। और मत पूछो,
मुझ पर विश्वास करो, यह मामला इतना सरल नहीं है। कमरे में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रोहन ने प्रिया को चिंतित नज़रों से देखा। उसने कई सालों तक पशु चिकित्सक के रूप में काम किया था, लेकिन उसने कभी इतना अजीब मामला नहीं देखा था। प्रिया उठी और अपने पिता के सामने आई। पिताजी, आपको बताना होगा, नहीं तो मैं खुद सच्चाई का पता लगा लूँगी। आलोक जी ने उसे नहीं देखा, लेकिन एक पल की चुप्पी के बाद वह धीरे से बोले। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे हर शब्द बोलना बहुत मुश्किल हो। जो कुछ भी तुम देखती हो वह सब सच नहीं होता। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इसका क्या मतलब है? आलोक जी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह उठे, खिड़की की ओर गए, पर्दा उठाया और बाहर अंधेरे में देखने लगे। उनके चेहरे पर एक छिपा न सकने वाला तनाव दिखाई दिया। अगर अब लोगों मौसी कोड को इस बारे में पता चला तो वे क्या करेंगे? प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में एक छवि उभरी। गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। शायद कुछ कट्टरपंथी लोग यह सोचकर फार्म को तोड़ने आ जाएंगे कि ये एक अपशकुन है, एक अस्वीकार्य मॉन्स्ट्रोसिटी है। रोहन भी चुप हो गया। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में होने के नाते वह जानता था कि अगर यह बात फैल गई तो यह सनसनी मचा सकती है। यह बच्चा न केवल एक रहस्य था, बल्कि यह अटकलों, भय और यहाँ तक कि कट्टरता का केंद्र भी बन सकता था। राधा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। अगर यह बात बाहर निकली तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रिया ने कमरे के चारों ओर देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कोई एक बहुत बड़े रहस्य से घिरा हुआ है जिसे वह अभी तक छू नहीं सकती थी। उसने एक गहरी पात सांस ली। शांत रहने की कोशिश करते हुए, तो कम से कम हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। आलोक जी ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उस पल में प्रिया ने अपने पिता की आंखों में स्पष्ट बेचैनी देखी, जैसे कि वह कुछ ऐसा छिपा रहे हों जो उसकी कल्पना से भी ज़्यादा भयानक हो। घर में माहौल इतना घुटन भरा हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। केवल उसकी कमज़ोर सांसें खामोशी में गूंज रही थीं। बाहर बारिश भी शांत हो गई थी, लेकिन आंगन में अभी भी पानी के गड्ढे भरे हुए थे, जो घर के अंदर की धुंधली रोशनी को दर्शा रहे थे। प्रिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अपने पिता से नहीं हटी। वह जानती थी कि वह कुछ छिपा रहे हैं, एक ऐसा रहस्य जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वह ज़िद्दी थे और बताने को तैयार नहीं थे। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, अपने दिल में उठ रही बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने प्रिया और फिर राधा को देखा। उसे लगा जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा है जो उनकी कल्पना से कहीं बड़ा था। यह सिर्फ एक सुअर के बच्चे को जन्म देने की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और कहानी थी, एक ऐसा रहस्य जो लंबे समय से दफन था। हम इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते। रोहन ने भारी माहौल को तोड़ते हुए कहा, आलोक चाचा, मैं जानता हूँ कि यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे स्पष्ट नहीं करते हैं तो क्या हम हमेशा डर में नहीं जीते रहेंगे? आलोक जी मुड़े। उनकी आंखें अंधेरी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ सच्चाई का पता लगाने की बात है? प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद जांच करूंगी। राधा ने अचानक बच्चे को कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन दृढ़ थी। इसे दूसरों के हाथों में मत पड़ने देना। उनकी बात ने प्रिया और रोहन दोनों को स्तब्ध कर दिया। माँ, आपका क्या मतलब है? प्रिया ने जल्दी से पूछा। राधा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम लोगों को नहीं जाननी चाहिए। प्रिया को यह सुनकर गुस्सा आया। माँ, आप इसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती। क्या आपको लगता है कि अगर हम नहीं जानेंगे तो सब ठीक हो जाएगा? साफ है कि आप और पिताजी किसी चीज़ से डर रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने तरीके से जवाब ढूंढूंगी। आलोक जी ने अचानक प्रिया का कंधा कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अत्यधिक चिंता थी। नहीं, तुम्हें जांच नहीं करनी है। तुम नहीं समझोगी प्रिया। प्रिया अपने पिता की मजबूत प्रतिक्रिया से चौंक गई। उन्होंने पहले कभी उसके सामने ऐसा डर नहीं दिखाया था। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी।
हमें इस मामले को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो बच्चे का डीएनए टेस्ट कर सकता है। घर में माहौल जैसे जम गया। राधा की आंखें बड़ी हो गईं। उनके हाथ इतने कस गए कि उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। आलोक जी अचल खड़े थे। उनका चेहरा इतना पीला पड़ गया था जैसे उन्होंने अभी अभी मौत की सज़ा सुनी हो। प्रिया ने जल्दी से अपने माता पिता की असामान्य प्रतिक्रिया को भांप लिया। उसने उन्हें घूरकर देखा और फिर धीरे से बोली, आप दोनों इस तरह प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? राधा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके कंधे कांप रहे थे और आलोक जी ने अपना मुंह फेर लिया। उनकी आंखें बच रही थीं। उस चुप्पी ने प्रिया को और भी यकीन दिला दिया कि कोई सच्चाई छिपाई जा रही है। उसने रोहन की ओर रुख किया। क्या तुम उस डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो? रोहन ने सिर हिलाया। मैं व्यवस्था करूँगा। अचानक बाहर आंगन से एक अजीब आवाज़ आई। तीनों चौंक गए। बारिश से भरे आंगन में तेज़ कदमों की आवाज़ गूंजी। कोई उनके घर के आसपास छिपकर सुन रहा था। प्रिया तुरंत दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसे केवल एक धुंधली परछाई रात के अंधेरे में भागती हुई दिखाई दी। वह ठीक से नहीं देख पाई कि वह कौन था। रोहन पीछे भागा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। प्रिया की ओर मुड़कर देखा। किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इस समय यहाँ कौन हो सकता है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कितना सुना। वह अंदर मुड़ी और देखा कि उसके माता पिता दोनों चिंतित लग रहे थे। राधा की आंखें दरवाजे की ओर बेचैनी से देख रही थीं और आलोक जी अपनी मुट्ठियां भींचकर कुछ बहुत गंभीर सोच रहे थे। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह मामला अब सरल नहीं रह गया है। उसके माता पिता जो रहस्य छिपा रहे थे, वह उसकी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई और भी इसके बारे में जानता था। प्रिया सो नहीं सकी। वह पुरानी खाट पर करवटें बदलती रही। उसका दिमाग अनसुलझे सवालों से घूम रहा था। वह बच्चा कौन था? उसके माता पिता ने इतनी सवालों से घूम रहा था। घबराहट में प्रतिक्रिया क्यों दी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल रात उन्हें देखने वाला रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? उसने धीरे से रोहन की ओर देखा, जो बाहरी कमरे में एक अस्थाई बिस्तर पर लेटा हुआ था। धुंधली रोशनी में प्रिया उसका विचारमग्न चेहरा देख सकती थी। जाहिर है वह भी उसी की तरह परेशान था। थोड़ी देर बाद प्रिया उठकर बाहर आंगन में चली गई। सुबह हो रही थी। सूरज की रोशनी में पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। उसने घर के चारों ओर एक चक्कर लगाया, यह देखने की कोशिश की कि क्या कल रात के अजनबी का कोई निशान है, लेकिन कुछ भी नहीं था। बस कुछ धुंधले पैरों के निशान थे जो बारिश के पानी से मिट गए थे। अचानक प्रिया बगीचे के अंत में झाड़ियों के पीछे एक परछाई देखकर चौंक गई। उसने अपनी सांस रोक ली, धीरे धीरे पास गई, लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाती, वह सिलुएट एक छोटे से रास्ते के पीछे गायब हो गया जो खेत की ओर जाता था। प्रिया, पीछे से रोहन की आवाज़ आई। वह मुड़ी और उसे दौड़ते हुए देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहन ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए। अभी वहाँ कोई खड़ा था। रोहन ने तुरंत उस दिशा में देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। शायद कल रात वाला जासूस, हमें सावधान रहना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में वह जानती थी कि वह व्यक्ति केवल एक जिज्ञासु व्यक्ति नहीं था। शायद वह कुछ ऐसा जानता था जो वह नहीं जानती थी। राधा पूरी रात नहीं सोई। वह बच्चे को कसकर गले लगाए बैठी रही। उनका दिल उलझन में था। अपनी बाहों में सोए हुए छोटे से चेहरे को देखकर उन्हें एक दर्द महसूस हुआ। यह बच्चा निर्दोष था, लेकिन इसके अस्तित्व ने उन भयानक रहस्यों को वापस ला दिया था जिन्हें उन्होंने इतने सालों से दफनाने की कोशिश की थी। आलोक जी मेज पर बैठे थे। उनके हाथ में एक लगभग जल चुकी सिगरेट थी।
उन्होंने राधा को देखा। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। तुम इसे कब तक छुपाने का इरादा रखती हो? राधा चौंक कर ऊपर देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं? आलोक जी ने सिगरेट को एशे ट्रे में बुझाया, एक लंबी सांस ली। प्रिया और रोहन को शक हो गया है। वे जांच करना बंद नहीं करेंगे। अगर तुम नहीं बताओगी तो वे जल्द ही या बाद में खुद ही पता लगा लेंगे। राधा चुपचाप बच्चे को और कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि एक बार सच्चाई सामने आ गई तो हम सब कुछ खो देंगे। आलोक जी उठे उनके पास आए। क्या तुम्हें लगता है कि चीज़ों को छिपाते रहने से सब बेहतर हो जाएगा? मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार और मुसीबत में पड़े। राधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगर हम बता दें तो क्या कोई विश्वास करेगा? आलोक जी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे संदेह और भय में जिए। राधा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन बच्चों को बताने से पहले मुझे किसी से मिलना है। उस दोपहर प्रिया और रोहन ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। उन्होंने चुपके से डॉ वर्मा से संपर्क किया, जो ज़िला अस्पताल में रोहन के एक पुराने परिचित थे। जब वे अस्पताल पहुंचे तो माहौल पहले से कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। डॉ वर्मा ने परीक्षण के परिणामों को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। यह विश्वास करना मुश्किल है। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। परिणाम क्या है डॉ? वर्मा ने ऊपर देखकर उसे घूरते हुए कहा। परिणाम बताते हैं कि यह बच्चा आपके परिवार से खून का रिश्ता रखता है। प्रिया का सिर चकरा गया। डॉक्टर साहब, आपका क्या मतलब है डॉ? वर्मा ने परिणाम पत्र देते हुए कहा। सटीक रूप से कहें तो बच्चे का डीएनए आपके माता पिता में से किसी एक के साथ समानता दिखाता है। प्रिया स्तब्ध रह गई। रोहन भी हैरान था। यह असंभव है। प्रिया बुदबुदाई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डॉ वर्मा ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस मामले को सार्वजनिक करने से पहले अच्छी तरह से जांच करता। प्रिया ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह रहस्य सीधे उसके परिवार से जुड़ा है और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह सच्चाई का पता नहीं लगा लेती। रोहन प्रिया को घर वापस ले जा रहा था, लेकिन रास्ते भर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। प्रिया ने परीक्षण के परिणाम को कसकर पकड़ रखा था। उसका दिमाग उलझन में था। अगर डॉ वर्मा की बात सही थी तो बच्चा उसके पिता या माँ से संबंधित था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उनके फार्म पर एक सूअर से पैदा हुआ बच्चा। यह सामान्य नहीं था। इससे साबित होता था कि एक भयानक सच्चाई थी जिसे उसके माता पिता ने छिपाने की कोशिश की थी। कार घर के गेट के सामने रुकी। प्रिया नीचे उतरी। उसे अपने पैर भारी लग रहे थे। रोहन ने इंजन बंद कर दिया, लेकिन कार में ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह बोला, प्रिया, क्या तुम वाकई इस सच्चाई का सामना करना चाहती हो? प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। चाहे कुछ भी हो, मुझे सच जानना है। रोहन ने सिर हिलाया और दोनों घर में चले गए। अंदर राधा एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उनका चेहरा तनाव से भरा था। आलोक जी खिड़की के पास खड़े थे, गहरे विचारों में डूबे हुए। जब उन्होंने दोनों को वापस आते देखा तो राधा ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए, जैसे कि किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। प्रिया ने एक पल भी इंतज़ार नहीं किया। उसने परीक्षण के परिणाम को ज़ोर से मेज पर रख दिया। माँ, पिताजी, मुझे सच जानना है। वह बच्चा कौन है? राधा का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। उस बच्चे का हमारे परिवार से खून का रिश्ता है। ऐसा क्यों है माँ? क्या आप मुझे समझा सकती हैं? कमरा खामोशी में डूब गया। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। राधा ने सिर झुका लिया। आंसू गिरने लगे। मुझे माफ़ कर दो। मैं इस बात को हमेशा के लिए छुपाना चाहती थी। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। माँ, बताइए मुझसे और मत छुपाइए। राधा ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया।
20 साल से भी पहले मैं एक चिकित्सा अनुसंधान संगठन के लिए काम करती थी। वे आनुवंशिकी और जीव विज्ञान में विशेषज्ञता रखते थे। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि वे एक अवैध प्रयोग कर रहे थे। प्रिया स्तब्ध थी। प्रयोग? राधा ने सिर हिलाया। वे मानव कोशिकाओं को जानवरों में प्रत्यारोपित करने का परीक्षण कर रहे थे, ताकि ऐसे जीव बनाए जा सकें जिनमें मानवीय विशेषताएं हों। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि यह विज्ञान की प्रगति है, चिकित्सा का भविष्य है। रोहन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो इसका उस बच्चे से क्या लेना देना है? राधा ने सिसकते हुए कहा, परीक्षण नमूनों में से एक खो गया था, और वह वही सुअरी थी जिसे हमारा परिवार इतने लंबे समय से पाल रहा है। प्रिया एक कदम पीछे हट गई, जैसे उसकी माँ के शब्दों ने उसे हिला दिया हो। मतलब वह सुअर एक सामान्य सुअर नहीं था। राधा ने सिर हिलाया। वह जीन ग्राफ्टिंग प्रयोग का विषय था, और जो बच्चा उसने पैदा किया है उसमें मानव डीएनए हो सकता है। कमरा जैसे जम गया। किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। प्रिया को लगा कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वह सब कुछ जो वह अब तक जानती थी ढह रहा था। रोहन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तो वह संगठन अब कहाँ है? क्या वे बच्चे के बारे में जानते हैं? आलोक जी बोले। उनकी आवाज़ भारी हो गई। वे जानते हैं, और वे हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रिया कांप गई। पिताजी, आपका क्या मतलब है? आलोक जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। कुछ दिन पहले मैंने फार्म के पास एक अजीब कार खड़ी देखी थी। मुझे एहसास है कि हम पर नज़र रखी जा रही है। प्रिया की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज़ घबराई हुई थी। प्रिया, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बच्चे को ले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रिया ने भ्रमित होकर अपनी माँ को देखा। लेकिन आप और पिताजी का क्या? आलोक जी ने अपना सिर हिलाया। हम संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें और रोहन को बच्चे को ले जाना होगा, इससे पहले कि वे हमें ढूंढ ले। प्रिया ने रोहन की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। हम आज रात ही निकल जाएंगे। दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। इस बीच बाहर एक काली कार घर के गेट के सामने रुक गई थी। हेडलाइट सीधे आंगन में चमक रही थी। काली कार गेट के सामने रुकी। उसकी हेडलाइट सीधे आलोक जी के आंगन में चमक रही थी। अंधेरे में दो सिलुएट्स नीचे उतरे, एक लंबा और पतला और दूसरा एक भारी शरीर वाला। दोनों गेट की ओर बढ़े। उनकी ठंडी आंखें सामने के स्थान को देख रही थी। प्रिया घर के अंदर पर्दे के एक छोटे से छेद से बाहर देख रही थी, अपनी सांस रोके हुए। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ कर सकता है। राधा ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। फुसफुसाते हुए, वे आ गए हैं, तुम्हें तुरंत जाना होगा। रोहन ने जल्दी से बैग उठाया और प्रिया को पीछे के दरवाजे की ओर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने सामने से एक आवाज़ सुनी, हम जानते हैं कि तुम लोग अंदर हो, दरवाज़ा खोलो नहीं। तो एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। अजनबी ने लोहे के गेट पर ज़ोर से लात मारी। प्रिया कांप गई। वह नहीं जानती थी कि वे कौन थे, लेकिन उसे यकीन था कि वे सामान्य लोग नहीं थे। आलोक जी ने अपने हाथ में चाकू कसकर पकड़ लिया। गेट के सामने काले सिलुएट का सामना करने के लिए आगे बढ़े। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? लंबे पतले आदमी ने हल्की हंसी हंसी। आलोक जी, अनजान बनने का नाटक मत करो। हम बस वही वापस लेने आए हैं जो हमारा है। आलोक जी ने अपने दांत भींच लिए। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं, फिर अपने साथी को इशारा किया। भारी आदमी ने तुरंत अपना हाथ उठाया। एक काली पिस्तौल अंधेरे में दिखाई दी। पुलिस को बुलाओगे? क्या तुम वाकई इस मामले को बड़ा बनाना चाहते हो? माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। राधा ने प्रिया की कमीज़ का किनारा पकड़ लिया, उसे रोहन की ओर धकेलते हुए। अभी जाओ, उन्हें तुम्हें ढूंढने मत देना। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास हिचकिचाने का समय नहीं था। उसने रोहन का हाथ खींचा।
और दोनों चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गए। रात की ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई, लेकिन ये उस डर की तुलना में कुछ भी नहीं था जो प्रिया के दिल में फैल रहा था। उस समय वे घर के पीछे के बगीचे से होकर भागे और फिर एक कच्ची सड़क को पार किया जो फार्म के गोदाम की ओर जाती थी। पीछे से चीखने और शोर की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता समय खींचने की कोशिश कर रहे हों। रोहन ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया उसे और तेज़ दौड़ने के लिए खींचा। हमें बच्चे को तुरंत बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। शहर के बाहरी इलाके में मेरा एक दोस्त है, वह हमारी मदद कर सकता है। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। क्या वे इससे बच पाएंगे? क्या कोई उन पर नज़र रख रहा था? ठीक उसी समय एक गोली की तेज़ आवाज़ रात की खामोशी को चीर गई। प्रिया चौंक गई, अपने घर की ओर मुड़कर देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ तेज़ थी, नहीं, हमें वापस नहीं जाना चाहिए। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए और खुद को मुड़ने पर मजबूर किया। वह जानती थी कि अगर वह अभी रुक गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे जाना था, उसे हर कीमत पर बच्चे की रक्षा करनी थी। वे गोदाम तक भागे, जहाँ सुअरी अभी भी अंदर लेटी हुई थी, बच्चे को जन्म देने के बाद हाँफ रही थी। एक कोने में बच्चा एक कंबल में लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया ने बच्चे को उठाया, अपनी बाहों में छोटे से जीव की कमज़ोर धड़कन को महसूस किया। उसने उस मासूम चेहरे को देखा, उसका दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। गोली की आवाज़ ने प्रिया को रोक दिया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अंधेरे में उसकी आंखें घर की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। चिंता धुंध की तरह घनी हो रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी वृत्ति ने उसे बताया कि वह वापस नहीं जा सकती। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में आग्रह था, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चलो। प्रिया ने अपनी बाहों में बच्चे को देखा। वह अभी भी शांति से सो रहा था, उसकी सांसें कमज़ोर लेकिन लयबद्ध थीं। उसने अपने होंठ भींचे एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उन्हें भागना था। रोहन ने रास्ता दिखाया। दोनों एक विस्तृत खेत से गुजरे। धुंधला चांदनी उनके तेज कदमों को रोशन कर रही थी। प्रिया ने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली करने की हिम्मत नहीं की। पीछे से अभी भी शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। जंगल के किनारे के पास रोहन ने प्रिया को रुकने का इशारा किया। उसने नीचे झुककर उसे एक घनी झाड़ी में छिपने के लिए खींचा। दूर से एक कार के इंजन की आवाज़ आई। हेडलाइट्स पेड़ों के बीच से चमक रही थी। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली, बच्चे को कसकर अपने सीने से लगा लिया। काली कार उनके छिपने की जगह से ज़्यादा दूर नहीं रुकी। दरवाज़ा खुला, 2 आदमी नीचे उतरे। एक ने टॉर्च लेकर पेड़ों की जड़ों के बीच रोशनी डाली। एक धीमी आवाज़ गूंजी, वे निश्चित रूप से दूर नहीं गए हैं, इस पूरे क्षेत्र की तलाशी लो। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसका हाथ उसकी कमीज़ के किनारे को कसकर पकड़े हुए था। रोहन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, आंखों से इशारा करते हुए, आवाज़ मत करना। कदमों की आहट करीब आती गई। प्रिया अपने सीने में दिल की धड़कन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, इतनी तेज़ और शक्तिशाली कि उसे लगा कि यह पता चल जाएगा। उसकी बाहों में बच्चा धीरे से हिला। प्रिया डर गई। जल्दी से उसे धीरे धीरे थपथपाया, उम्मीद है कि वह रोएगा नहीं। आदमी पास आया। टॉर्च की रोशनी पत्तियों के बीच से गुजरी। प्रिया का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। अगर वे उन्हें ढूंढ लेते तो सब कुछ खत्म हो जाता। अचानक दूर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, चीखने की आवाज़, भागते पैरों की आवाज़। दोनों आदमी चौंक गए, तुरंत मुड़े। लानत है, क्या हुआ? एक और आवाज़ ने जल्दी से जवाब दिया। कोई फार्म में घुस रहा है, हमारा ध्यान भटकाया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों आदमी जल्दी से कार की ओर भागे और तुरंत चले गए। प्रिया ने अपनी सांस रोके रखी, चुपचाप इंतज़ार करती रही जब तक कि कार की रोशनी गायब न हो जाए। रोहन ने राहत की सांस ली। उसकी ओर मुड़कर, किसी ने हमें समय दिलाने में मदद की।
चलो। वे फिर से दौड़ने लगे। एक पगडंडी से होते हुए एक खेत के बीच में एक सुनसान घर तक पहुँचे। रोहन ने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, हर जगह धूल थी। प्रिया थककर ज़मीन पर गिर पड़ी, बच्चे को कसकर गले लगाए हुए। रोहन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उसकी ओर मुड़कर देखा। हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे, सुबह होने का इंतज़ार करेंगे और फिर सोचेंगे। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। वह शोर किसने मचाया था? वे दोस्त थे या दुश्मन? और क्या उसके माता पिता ठीक थे? उसने बच्चे को देखा, धीरे से उसके छोटे गालों को छुआ। वह जानती थी कि इस पल से उसके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। उसे हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी थी। बाहर हवा पेड़ों के बीच से बह रही थी, रात की ठंडक लिए हुए। उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय अभी शुरू हुआ था, एक ऐसा अध्याय जो खतरे और अनसुलझे रहस्यों से भरा था। सुनसान घर में अंधेरा इतना घना था जैसे सब कुछ निगल रहा हो। प्रिया एक पुरानी दीवार से पीठ टिकाकर बैठी थी, तनावपूर्ण। भागदौड़ के बाद उसकी सांसें अभी भी स्थिर नहीं हुई थीं। उसने अपनी बाहों में बच्चे को देखा, छोटी आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं, जैसे कि वह उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। उसने धीरे से उसके माथे को सहलाया, खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह हर कीमत पर उसकी रक्षा करेगी। रोहन पास में बैठा था, उसका कान दरवाजे से सटा हुआ था। बाहर की किसी भी हलचल को सुनने की कोशिश कर रहा था। आसपास का माहौल इतना शांत था कि केवल छत के दरारों से हवा की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। कभी कभी अंधेरे में कीड़ों की आवाज़ गूंजती थी। उसने धीरे से प्रिया की ओर मुड़कर धीमी आवाज़ में कहा, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। अगर वे वापस आ गए तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन अब कहाँ जाएं? हम घर वापस नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कैसे हैं। रोहन चुप रहा। उसे भी यकीन नहीं था कि वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन वह जानता था कि उन्हें पकड़े जाने से पहले इस जगह को छोड़ना होगा। उसने प्रिया के हाथों में बच्चे को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। मेरा एक पुराना दोस्त है डॉ वर्मा, जो उपनगरीय इलाके में एक चिकित्सा केंद्र में काम करता है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम वहाँ शरण ले सकते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन वह जानती थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने बच्चे के चारों ओर लिपटे कंबल को कसकर पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। रोहन ने अपने बैग से एक छोटा चाकू निकाला। ठंडी स्टील की चमक अंधेरे में कौंध गई। मैं पहले जाकर स्थिति का जायज़ा लूँगा। अगर सुरक्षित रहा तो हम तुरंत निकल जाएंगे। प्रिया ने चिंतित होकर रोहन की परछाई को देखा जब वह चुपचाप घर से निकलकर रात के अंधेरे में विलीन हो गया। उसने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। हर गुजरता सेकंड अनंत काल जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद रोहन वापस आया। उसका चेहरा गंभीर था। कोई यहाँ आसपास खोजबीन कर रहा है, हमें तुरंत जाना होगा। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। ठीक है। वे जल्दी से घर से निकले, पास के जंगल की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर चले। बस जंगल पार करने के बाद वे एक छोटी सड़क पर पहुँचेंगे जहाँ से वे आगे जाने के लिए गाड़ी पकड़ सकते थे। लेकिन ज़्यादा दूर जाने से पहले ही पीछे से एक टॉर्च की रोशनी सीधे उन पर पड़ी। वे यहाँ हैं। एक ज़ोरदार चीख ने प्रिया को चौंका दिया। रोहन ने तुरंत उसे खींचकर तेजी से भगाया। पीछे से भारी कदमों की आवाज़, चीखों ने रात को चीर दिया। बच्चा हिला और फिर रोने लगा। प्रिया ने घबराकर उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन रोना और तेज़ होता गया। एक गोली हवा को चीरती हुई पास के एक पेड़ की टहनी से गुजरी, जिससे पत्तियां झड़ गईं। प्रिया को लगा कि उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। रोहन ने उसे एक छोटी पगडंडी में खींचा। दोनों एक ढलान से नीचे भागे। वे नीचे लुढ़के धूल उड़ रही थी। जब वे रुके, रोहन ने जल्दी से प्रिया को उठाया, उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। जल्दी करो। ठीक उसी समय
दूर से एक छोटी ट्रक तेजी से आई। एक आदमी नीचे कूदा, उसकी आवाज़ तेज थी, जल्दी गाड़ी में बैठो। प्रिया ने सिर उठाया, उसे पहचान लिया, वह डॉ वर्मा था। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गए। डॉ वर्मा ने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक गड़गड़ाया और तेज़ी से निकल गया, पीछे गुस्से भरी चीखें छोड़ गया। प्रिया हाँफते हुए बैठी, बच्चे को कसकर गले लगाए हुए। उसने रोहन की ओर मुड़कर देखा कि वह भी उसे देख रहा है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। भागदौड़ अभी शुरू हुई थी। छोटी ट्रक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर तेज़ी से दौड़ रही थी। हेडलाइट्स सीधे आगे की ओर चमक रही थीं, शांत रात को चीर रही थीं। ट्रक के पिछले हिस्से में प्रिया अभी भी बच्चे को कसकर गले लगाए हुए थी। उसकी तेज धड़कन को स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। वह बच्चे को शांत करने के लिए उसकी पीठ सहलाती रही, लेकिन वह खुद भी डर से कांप रही थी। रोहन पास में बैठा था, उसकी आंखें अभी भी पीछे की ओर टिकी थीं, जहां अंधेरे ने उस सड़क को निगल लिया था जिसे वे अभी छोड़ कर आए थे। वह जानता था कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इस सब के पीछे जो भी था वह निश्चित रूप से शक्तिशाली था, और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे पकड़े नहीं जाते। डॉ वर्मा, जो गाड़ी चला रहा था, ने उन्हें लेने के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा था। वह बस सामने की सड़क पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए, अपने जबड़े भींचे हुए, जैसे कि वह खुद से लड़ रहा हो। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, "यह है मामला मेरे सोचे से ज़्यादा गंभीर है। रोहन, मैंने सोचा था कि तुम बस थोड़ी सी मुसीबत में हो, लेकिन अब जिस तरह से वे जानवरों की तरह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, मुझे जानना होगा कि क्या हो रहा है।" रोहन ने प्रिया की ओर मुड़कर उसे फैसला करने का इशारा किया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी भ्रम से भरी थीं। यह बच्चा सूअर से पैदा नहीं हुआ था, जैसा कि अफवाह है। उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी होती गई। इसका मेरे परिवार के एक रहस्य से संबंध है। मेरे पिता उतने सीधे सादे नहीं हैं जितना मैं सोचती थी। डॉ वर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन बीच में नहीं टोका। प्रिया ने बताना जारी रखा कि उसने और रोहन ने स्वरी के बच्चे को जन्म देने से लेकर क्या क्या खोजा था। आलोक जी के व्यवहार में संदिग्ध संकेत और चौंकाने वाले डीएनए परीक्षण के परिणाम। इस बच्चे का हमारे परिवार से खून का रिश्ता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कैसे पैदा हुआ। हमें लगता है कि ये एक अवैध शोध से संबंधित है। रोहन ने जोड़ा, शायद किसी तरह का जैविक प्रयोग, और प्रिया के पिता आलोक जी कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। डॉ वर्मा काफ़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने गाड़ी धीमी की और एक भारी सांस ली। तो अब तुम लोग क्या करने का इरादा रखते हो? प्रिया ने अपनी गोद में बच्चे को देखा। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात निश्चित है, मैं उन्हें इसे पकड़ने नहीं दे सकती। अगर वे इस रहस्य को छिपाने के लिए किसी को मारने के लिए तैयार हैं, तो यह बच्चा सब कुछ की कुंजी हो सकता है। डॉ वर्मा ने एक पल सोचा और फिर अचानक एक छोटी सड़क में मुड़ गए। रोहन ने चारों ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि यह एक सुनसान घर के क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं डॉ? वर्मा ने गाड़ी रोक दी, दोनों की ओर मुड़कर देखा। अगर वे दूर से हमारा पीछा कर रहे हैं, तो तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने से पहले मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई पीछे नहीं है। वह गाड़ी से उतरा, अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन किया। रोहन भी नीचे उतरकर आसपास की जांच करने लगा। आज रात की हवा घनी थी। पास की झाड़ियों में कीड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक पीछे से एक छोटी सी टिक की आवाज़ आई। प्रिया को इसका एहसास होने से पहले ही कार का दरवाज़ा ज़ोर से खींचा गया। एक खुरदरे हाथ ने उसकी बाँह पकड़ ली, उसे सीट से बाहर खींच लिया। वह चिल्लाई, उसकी बाहों में बच्चा लगभग ज़मीन पर गिर गया। रोहन मुड़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब उसने देखा कि दो भारी भरकम लोगों ने प्रिया को घेर लिया है। एक आदमी ने बच्चे को छीन लिया,
लेकिन प्रिया कसकर पकड़ रही थी, छोड़ने को तैयार नहीं थी। छोड़ो, वह चिल्लाई। उसके हाथ में जोर से काट लिया। उस आदमी ने दर्द से कराह उठा, लेकिन अपनी पकड़ ढीली नहीं की। एक अन्य आदमी ने प्रिया के पेट में एक मुक्का मारा, जिससे वह घुटनों के बल गिर गई। प्रिया, रोहन दौड़कर आया, लेकिन एक और आदमी ने उसके चेहरे पर सीधा मुक्का मारा, जिससे वह लड़खड़ाकर कंकड़ वाली ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही वर्मा मुड़ा, एक बंदूक उसके सिर पर सटा दी गई। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम वहीं खड़े रहो, एक गहरी कर्कश आवाज़ गूंजी। प्रिया खांसते हुए उठी। उसने देखा कि बच्चा उसके हाथों से छीन लिया गया है। उसने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोहन भी उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके चेहरे पर खून बह रहा था। सरगना एक काले सूट में नीचे झुका और प्रिया को देखा। तुम लोगों को लगा कि तुम बच सकते हो, वह हल्की हंसी हंसा। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसने इशारा किया। दो लोगों ने प्रिया और रोहन को उठाया, उनके हाथ बांध दिए। अंधेरे ने सुनसान घर को निगल लिया और वे जानते थे कि इस बार बचना आसान नहीं होगा। अंधेरे ने ठंडे कमरे को घेर लिया था। केवल एक पीली रोशनी छत से नीचे आ रही थी, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयाँ बना रही थी। प्रिया को एक कुर्सी से कसकर बांधा गया था। उसकी कलाई रस्सी के कसने से सुन्न हो गई थी। उसके सामने रोहन को भी उसी तरह बांधा गया था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और माथे पर घाव से खून रिस रहा था। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज़ आई। काले सूट में एक आदमी अंदर आया। उसके पीछे दो लंबे चौड़े गुर्गे थे। उसने धीरे धीरे एक कुर्सी पर बैठकर प्रिया को दिलचस्पी से देखा। प्रिया, क्या तुम जानती हो कि तुम कितना बड़ा रहस्य छिपाए हुए हो? उसकी आवाज़ धीमी और ख़तरनाक थी। प्रिया ने अपने होंठ काट ली, कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर झुकाया, जैसे कि किसी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा हो। तुम अभी सब कुछ ख़त्म कर सकती हो, बस मुझे बता दो कि बच्चा कहाँ है। प्रिया ने अपने डर को दबाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। उस आदमी ने हल्की हंसी और इशारा किया। एक गुर्गा तुरंत आगे बढ़ा, रोहन के बाल पकड़कर ज़ोर से खींचा, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जगह दर्द सहना पड़ेगा। रोहन ने सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन फिर भी उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरने की कोशिश की। बस इतना ही, मैंने सोचा था कि तुम लोग कुछ और भयानक कर सकते हो। सरगना ने गुस्सा नहीं दिखाया, बस एक लंबी सांस ली, जैसे कि ज़िद्दी लोगों से बात कर रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला, उसे अपने हाथ में घुमाते हुए। वह बच्चा सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है प्रिया, वह एक परियोजना का परिणाम है जिस पर बहुत से लोगों ने मेहनत की है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतनी आसानी से छीन सकती हो? प्रिया कांप गई। वह जानती थी कि चाहे वह कहीं भी भागे, वे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम लोगों ने क्या किया है? उसने फुसफुसाया। उस आदमी ने मुस्कुराकर चाकू को मेज पर रख दिया। क्या तुम सच में जानना चाहती हो? उसने इशारा किया। एक गुर्गा आगे बढ़ा, एक पुरानी फाइल मेज पर रख दी। उसने एक एक करके पन्ने पलटे, जिससे तस्वीरें और शोध दस्तावेज सामने आए। प्रिया ने उन तस्वीरों को देखा, जिनसे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे विकृत भ्रूण थे, असामान्य विशेषताओं वाले बच्चे। कुछ तस्वीरों में तारीखें भी थीं, जिनमें उस बच्चे की तस्वीर भी शामिल थी जिसकी वह रक्षा कर रही थी। हम निर्दयी लोग नहीं हैं, हम बस समय से एक कदम आगे हैं, उसने गर्व से कहा। मनुष्य और जानवर, वे एक ही स्रोत से क्यों नहीं हो सकते? प्रिया को लगा कि उसका पेट खराब हो रहा है। आलोक जी, क्या वह इस बारे में जानते थे? उसने पूछा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उस आदमी ने मुस्कुराया। वह परियोजना के आरंभकर्ताओं में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने सोचा कि वह सब कुछ दफन कर सकते हैं। पीछे का दरवाज़ा अचानक खुला, एक आदमी अंदर आया। प्रिया स्तब्ध रह गई। वह आलोक जी थे। उनकी आंखें प्रिया से मिली, विरोधाभास से भरी। उसे छोड़ दो, उन्होंने सरगना से कहा। उस आदमी ने हल्की हंसी। मैंने सोचा था कि आप हमारी मदद करने आए हैं, धोखा देने नहीं। आलोक जी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर अचानक अपने कोट से एक बंदूक निकाल ली।
मैंने कहा उसे छोड़ दो। किसी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। एक गोली की आवाज़ गूंजी, तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। गोली की आवाज़ ने एक पल के लिए सब कुछ जमा दिया। सरगना ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपने बाएं कंधे को देखा जहां उसके काले सूट के माध्यम से खून रिसना शुरू हो गया था। वह चिल्लाया नहीं, नहीं दर्द का कोई संकेत दिखाया, बस धीरे धीरे अपने हाथ को घाव पर रखा और मुस्कुराया। बूढ़े आदमी, तुम में अभी भी हिम्मत है, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। दो गुर्गों ने तुरंत बंदूकें निकाल लीं, लेकिन आलोक जी ने पहले ही वार कर दिया। दूसरी गोली उनमें से एक के पैर में लगी, जिससे वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। दूसरा जल्दी से एक तरफ हट गया, एक मेज के पीछे छिप गया। प्रिया की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल सीने में धड़क रहा था। उसने आलोक जी को इस रूप में कभी नहीं देखा था। दृढ़, मजबूत और खतरनाक रूप से। ठंडा, भागो, वह चिल्लाया। समय बर्बाद किए बिना प्रिया ने मौके का फ़ायदा उठाया। वह रोहन के पास भागी, जल्दी से उसकी रस्सियां खोलने लगी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह लगभग गांठ नहीं खोल पा रही थी। रोहन ने उठने की कोशिश की, एक हाथ से अपने माथे पर घाव को पकड़े हुए। सरगना ने एक गहरी सांस ली, अपनी जेब से एक छोटी सिरिंज निकाली जिसमें हल्का नीला घोल था। आलोक जी, आप जानते हैं मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ, यह कहकर उसने सिरिंज अपनी गर्दन में घुसा दी। कुछ ही सेकंड बाद उसकी पुतलियाँ फैल गईं, उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने मुस्कुराया, उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। अब देखते हैं कि खेल को कौन नियंत्रित करता है। फिर वह आगे बढ़ा। आलोक जी ने गोली चलाई, लेकिन इस बार वह बच गया। उसकी गति सामान्य से तेज़ थी, लगभग पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति की तरह। उसने आलोक जी के सीने में ज़ोर से मुक्का मारा, जिससे वे लड़खड़ाकर पीछे हट गए। प्रिया घबराई हुई थी, लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसने रोहन को उठाया, दोनों खुले दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक गुर्गा जो ठीक हो गया था उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत से उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ आई, लेकिन वह आदमी तुरंत नहीं गिरा। उसने बस एक पल के लिए रुका और फिर रोहन का गला घूंटने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रिया ने चारों ओर देखा। उसकी नज़र शेल्फ पर एक बड़े कांच के फूलदान पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने उसे उठाया और गुर्गे के सिर पर ज़ोर से मारा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्दी चलो, वह चिल्लाई। वे गलियारे में भागे, उनके पैर बेतहाशा दौड़ रहे थे, रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गोलियों की आवाज़, संघर्ष की आवाज़ें उनके पीछे गूंज रही थीं। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब वे सुनसान इमारत से बाहर भागे तो ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। रात का आसमान काला था, केवल दूर से सड़क की रोशनी की टिमटिमाहट थी। सड़क के दूसरी ओर एक कार खड़ी थी। विजय कार में बैठा था, उसकी आंखें तनाव से उन्हें देख रही थीं। तुम दोनों जल्दी गाड़ी में बैठो, वह जोर से चिल्लाया। प्रिया और रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत से दौड़कर गाड़ी में चढ़ गए। विजय ने एक्सीलेटर दबाया, कार तेजी से निकल गई। इमारत से काली परछाई दरवाजे पर दिखाई दी। सरगना वहाँ खड़ा था, उसकी पागल आंखें दूर जाती कार को देख रही थीं। उसने एक विकृत मुस्कान बिखेरी और फिर बुदबुदाया, तुम लोग बच नहीं सकते। कार रात में तेज़ी से दौड़ रही थी। हेडलाइट्स ऊबड़ खाबड़ सड़क को रोशन कर रही थीं। प्रिया पीछे की सीट पर बैठी थी, उसके कांपते हाथ उसके घुटनों को पकड़े हुए थे। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था। रोहन पास में बैठा था, एक हाथ से अपने माथे पर घाव को कसकर पकड़े हुए था। खून सूखकर पपड़ी बन गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। विजय ने उन्हें रियर व्यू मिरर से देखा और फिर सामने की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। अब हम कहाँ जाएंगे? प्रिया ने अपनी कर्कश आवाज़ में पूछा। मेरे पास एक सुरक्षित जगह है, विजय ने संक्षिप्त उत्तर दिया, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था।
पीछे आसमान अभी भी काला था, जैसे कि वह उन भयानक रहस्यों की एक श्रृंखला को छिपा रहा हो जो उजागर होने वाले थे। 1 घंटे बाद वे एक पुराने लकड़ी के घर के सामने रुके जो एक पतले जंगल के बीच में स्थित था। कुर्सियों का सेट, कुछ पुराने कंबल और एक कोने में एक छोटा मिट्टी का तेल का दीपक। विजय ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दा खींच दिया। यहाँ कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगा, उसने कहा, मेज पर पानी की एक बोतल रखते हुए। रोहन कुर्सी पर बैठ गया। एक लंबी सांस ली। हमें आगे क्या करना है? हमें सबूत चाहिए। प्रिया ने अपने दांत भींचे। हम हमेशा के लिए भागते नहीं रह सकते। विजय ने एक पल सोचा, एक जगह है जहाँ मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। वह पुरानी प्रयोगशाला है जहाँ प्रोफेसर शर्मा काम करते थे। रोहन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम उस जगह को जानते हो? मैंने लंबे समय से जांच की है, विजय ने गंभीर आंखों से उत्तर दिया। अगर हम सब कुछ उजागर करना चाहते हैं तो हमें उनके प्रयोगों का डेटा खोजना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया। अब उसे डर नहीं लग रहा था, वह सच जानना चाहती थी। अगली सुबह वे निकल पड़े। विजय ने जिस स्थान का उल्लेख किया था वह एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था, जहाँ कभी एक अनुसंधान सुविधा थी, लेकिन कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उन्होंने सुनसान सड़कों से गाड़ी चलाई जहाँ घने पेड़ों की छाया ने आसमान को ढक रखा था। वहाँ पहुंचकर वे गाड़ी से उतरे और पुरानी इमारत को देखा। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियाँ टूटी हुई थीं, सुनसान होने के संकेत थे। लेकिन जब वे पास आए तो विजय ने कुछ असामान्य देखा। पैरों के निशान हैं। उसने ज़मीन की ओर इशारा किया। प्रिया कांप गई। कोई अभी भी इस जगह पर आता जाता है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस को दापा गए। नम बासी गंध उनकी नाक में घुस गई। जगह अंधेरी थी। काम करने वाली मेजें पीछे छोड़ दी गई थीं। कागज़ हर जगह बिखरे हुए थे। वे खामोशी से खोजते रहे। अचानक प्रिया एक फाइलिंग कैबिनेट के सामने रुक गई। जब उसने दराज खींची तो उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर दर्जनों फाइलें थीं, सभी पर अति गोपनीय का निशान था। उसने एक फ़ाइल खोली। अंदर की सामग्री देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कई बच्चों पर प्रयोग किए हैं। रोहन पास आया और तस्वीरों का एक बंडल उठाया। वे असामान्य विकृतियों वाले बच्चों की तस्वीरें थीं। कुछ में मानव और जानवर के बीच संकर विशेषताएं थीं। यह बहुत भयानक है, रोहन बुदबुदाया। विजय फाइलों को पलटता रहा। अंत में वह एक पृष्ठ पर रुका जिस पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। आलोक जी। प्रिया तुरंत मुड़ी। क्या विजय ने उसे दिखाया? फाइल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि आलोक जी कई साल पहले इस प्रयोग के प्रायोजकों में से एक थे। प्रिया का सिर चकरा गया। यह असंभव है। आलोक जी सब कुछ शुरू से जानते थे। ठीक उसी समय पीछे से एक अजीब आवाज़ आई, कोई आ रहा है। विजय ने धीरे से कहा। उन्होंने जल्दी से टॉर्च बंद कर दी। एक कोने में छिप गए। कदमों की आहट करीब आती गई। सुनसान इमारत के अंधेरे में कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। दीवार से सटकर खड़े होने की कोशिश की। उसके हाथ में अभी अभी मिली फाइलों का बंडल था। विजय ने उसे और रोहन को चुपके होने की कोशिश की, रहने का इशारा किया। वे नहीं जानते थे कि कौन आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वह कोई हानिरहित व्यक्ति नहीं था। जंग लगी लोहे का दरवाज़ा चरमराया जब किसी ने उसे खोला। एक रोशनी की किरण, कौंधी एक टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमी, जिससे दीवार पर लंबी परछायां बनी। रोहन अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। अजनबी ने एक एक करके हर कोने की तलाशी ली। रोशनी उनके छिपने की जगह के पास आ गई। अचानक एक गहरी कर्कश आवाज़ गूंजी, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ हो। प्रिया ने इस आवाज़ को पहचान लिया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आलोक जी कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा ठंडा था। वह सीधे खड़े थे। हाथ में एक छोटी टॉर्च थी। उनकी आंखें पूरे स्थान पर घूम रही थीं। बाहर आओ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी।
विजय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके हाथ में कमर में बंधा छोटा चाकू था। रोहन ने प्रिया को देखा जैसे पूछ रहा हो कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वे फैसला कर पाते आलोक जी सीधे उनके छिपने की जगह पर आ गए। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए और सबसे पहले बाहर निकली। वह और नहीं छिप सकती थी। पिताजी, उसकी आवाज़ गहर गई, आप सब कुछ शुरू से जानते थे, है ना? आलोक जी ने उसे एक पल देखा। उनकी आंखें पढ़ना मुश्किल था। अंत में उन्होंने एक लंबी सांस ली। मेरे पीछे आओ। प्रिया हिचकिचाई। रोहन और विजय अभी भी सतर्क थे। किसी को विश्वास नहीं था कि यह सिर्फ एक साधारण बातचीत होगी, लेकिन जब आलोक जी मुड़े और चले गए तो उन्होंने पीछे चलने का फैसला किया। बाहर एक काली कार पहले से ही खड़ी थी। हेडलाइट्स अभी भी चालू थीं। आलोक जी ने पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला और प्रिया को अंदर आने का इशारा किया। हमें बात करने की ज़रूरत है। प्रिया ने रोहन और विजय को देखा। दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कार रात में निकल पड़ी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद आलोक जी बोले, क्या तुम जानती हो कि मैं इस बात को क्यों छुपाना चाहता था? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वह बस जवाब का इंतज़ार करती रही, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं सही काम कर सकता हूँ, आलोक जी ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन पता चला कि यह सब एक गलती थी। वह एक पल रुके और फिर जारी रखा। कई साल पहले आनुवंशिकी पर एक गुप्त शोध परियोजना थी। मैं एक वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन मेरे पास पैसा था और उन्हें जारी रखने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। मैंने इस उम्मीद में प्रायोजित किया कि प्रौद्योगिकी गंभीर रूप से बीमार बच्चों की मदद कर सकती है, लेकिन वे बहुत आगे निकल गए। प्रिया ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंसानों पर प्रयोग किए। कार में माहौल जैसे जम गया। प्रिया की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वे बच्चे संयोग से पैदा नहीं हुए थे। आलोक जी ने जारी रखा। मुझे पता चला कि उन्होंने सीधे भ्रूण पर परीक्षण किया था। कुछ बच्चे सामान्य इंसानों की तरह पैदा हुए, लेकिन कुछ अन्य वह रुक गए। प्रिया आगे की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने सब कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सारे असफल प्रयोग किए थे, बहुत सी चीज़ें जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। अंत में मैं पीछे हट गया, लेकिन वे कभी नहीं रुके। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप कह रहे हैं कि वह बच्चा? आलोक जी ने सिर हिलाया। बचे हुए उत्पादों में से एक है। प्रिया को लगा जैसे उसके चारों ओर सब कुछ ठहरा है। तो वे लोग, वे अभी भी जारी रखे हुए हैं? हाँ, आलोक जी ने कहा। उनकी आंखें सामने की सड़क पर टिकी थीं। और मैं जानता हूँ कि वे किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। ठीक उसी समय एक और कार अचानक विपरीत दिशा से आई। उसकी हेडलाइट्स सीधे उन पर चमक रही थी। आलोक जी ने तेज़ी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक टक्कर की आवाज़ गूंजी। प्रिया ने चक्कर खाकर आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर कुचल गया है। उसका सिर घूम रहा था। एक जलने की गंध उसकी नाक में घुस गई। पलटी हुई कार से पेट्रोल की गंध। उसने आग की चटकने की आवाज़ सुनी। अपनी त्वचा पर गर्मी महसूस की। एक गहरी सांस लेकर उसने हिलने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं थी। उसने ड्राइवर की सीट की ओर देखा। आलोक जी बेहोश थे। उनका सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था। माथे से खून बह रहा था। पिताजी, प्रिया ने घबराकर उन्हें जगाने की कोशिश की। बाहर कदमों की आवाज़ आई। कोई आ रहा था। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए, यह महसूस करते हुए कि खतरा करीब आ रहा है। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली। आलोक जी को कार से बाहर खींचने की कोशिश की। दूसरी तरफ का कार का दरवाज़ा ज़ोर से खींचा गया। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। काले कपड़ों में एक आदमी वहाँ खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। मेरे साथ चलो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। प्रिया ने आलोक जी को देखा। वे अभी भी होश में नहीं आए थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। प्रिया को एक बंद कमरे में ले जाया गया। नियन रोशनी टिमटिमा रही थी। कमरे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। प्रोफेसर शर्मा। प्रिया,
आखिरकार तुम आ ही गई। वह मुस्कुराया। प्रिया ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, उसने शांति से कहा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सच जानो। प्रिया ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। मुझे आपके झूठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रोफेसर शर्मा हल्की हंसी हंसा और एक फाइल मेज पर रख दी। इसे पढ़ो और फिर फैसला करो कि तुम विश्वास करती हो या नहीं। प्रिया ने उसे उठाया। उसके कांपते हाथ पन्ने पलट रहे थे। चौंकाने वाली तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ गईं। उसने डर से ऊपर देखा। क्या यह सच है? प्रोफेसर शर्मा ने सिर हिलाया। और अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम उस रास्ते पर चलो जिस पर तुम्हारे पिता चले थे, या वह रुका। उसकी आंखें तेज हो गईं। या तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। प्रिया को लगा कि उसके शरीर का खून जम गया है। जब उसने मेज पर दस्तावेज़ों को पढ़ा, उस अजीब बच्चे की तस्वीरें जो स्वरी ने पैदा की थी, एक गुप्त परियोजना के बारे में नोट्स, उसके पिता आलोक जी की तस्वीरें, एक प्रयोगशाला में सफ़ेद कोट पहने लोगों के एक समूह के साथ। उसने संदेह और गुस्से से भरी आंखों से प्रोफेसर शर्मा को देखा। आप चाहते हैं कि मैं विश्वास करूं कि मेरे पिता इस सब में शामिल थे? प्रोफेसर शर्मा ने मुस्कुराते हुए एक कागज़ उसकी ओर धकेला। यह अनुसंधान परियोजना के साथ सहयोग समझौते में आलोक जी के हस्ताक्षर हैं। तुम खुद जांच कर सकती हो। प्रिया ने कागज़ उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वास्तव में उसके पिता के हस्ताक्षर थे। लिखावट दृढ़ और अचूक थी। उसे लगा कि उसका सीना कस गया है। उसके पिता, वह सरल आदमी जिसने अपना पूरा जीवन सुअर फार्म के लिए समर्पित कर दिया, क्या वह इस तरह के एक भयानक शोध में शामिल था? यह असंभव है। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। प्रोफेसर शर्मा की आवाज़ अभी भी शांत थी, लेकिन यही सच है। और आलोक जी, वह सब कुछ शुरू से जानते थे। प्रिया उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है? अगर आप जानते थे कि मेरे पिता इस सब का हिस्सा थे, तो वह इसे छोड़ भी चुके थे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर शर्मा अभी भी शांत बैठे थे। उनकी आंखें तेज़ थीं। लेकिन तुम इससे जुड़ी हो प्रिया, और तुम इस सब से भाग नहीं सकती हो। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपने हाथ बांध लिए। उसकी आवाज़ शांत लेकिन धमकी भरी थी। तुम्हें क्या लगता है कि रोहन को किसने जहर दिया? तुम्हारे फार्म को किसने जलाया? प्रिया की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वे वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम सच का पता लगाओ। और अगर तुम अभी यहाँ से चली गई तो तुम अगला निशाना होगी। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रोफेसर शर्मा मुस्कुराया। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने पिता का काम जारी रखो। कभी नहीं, प्रिया ने ज़ोर से कहा। प्रोफेसर शर्मा ने अपने कंधे उचकाए। अगर तुम मना करती हो तो तुम आलोक जी से फिर कभी नहीं मिल पाओगी। प्रिया स्तब्ध रह गई। मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्रोफेसर शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने पास में खड़े एक आदमी को इशारा किया। वह चला गया। कुछ मिनट बाद एक टैबलेट के साथ वापस आया। स्क्रीन चालू हुई। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। उसके पिता आलोक जी एक कुर्सी से बंधे हुए थे। उनका मुंह बंद था। पिताजी, प्रिया चिल्लाई। आंसू बह निकले। प्रोफेसर शर्मा ने उसे देखा। उसकी आवाज़ नरम लेकिन दबाव से भरी थी। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम आलोक जी का रास्ता जारी रखो, या तुम उन्हें हमेशा के लिए खो दोगी। प्रिया को लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसके पिता की बंधी हुई छवि स्क्रीन पर, उनकी निराश आंखें उसे चीखने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन उसका गला रुंध गया था। उसने प्रोफेसर शर्मा को देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन घृणा से भरी थी। आपने मेरे पिता के साथ क्या किया है? प्रोफेसर शर्मा गणनात्मक रूप से मुस्कुराया। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन यह तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है। प्रिया ने अपने होंठ कसकर काट लिए। वह अपने पिता को खतरे में नहीं डाल सकती थी, लेकिन वह उसके हाथों की कठपुतली भी नहीं बन सकती थी।
उसे समय खींचने की ज़रूरत थी, एक योजना की ज़रूरत थी। उसने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मुझे ये जानना होगा कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। प्रोफेसर शर्मा हल्की हौंसी हौंसा, उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। वह जानता था कि वह जाल में फंस गई है। तुम होशियार हो प्रिया, उसने तालियां बजाईं। तो मेरे पीछे आओ। दो भारी भरकम लोगों ने उसे घेर लिया, जैसे कि डर हो कि वह भाग जाएगी। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की जब उसे एक लंबे गलियारे से ले जाया गया। दोनों तरफ भारी लोहे के दरवाजे थे। कुछ में छोटे छोटे छेद थे जो सफ़ेद कमरों को दिखाते थे, जिनमें चिकित्सा उपकरण और बिस्तर पर लेटे हुए लोगों की परछाइयाँ थीं। उसका दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। यह कहाँ है? प्रोफेसर शर्मा ने एक दरवाज़ा खोला, उसे अंदर आने का इशारा किया। प्रिया अंदर गई और तुरंत स्तब्ध रह गई। उसके सामने एक नवजात शिशु एक कांच के इनक्यूबेटर में लेटा हुआ था, लेकिन जिस चीज़ ने उसे कंपा दिया वह यह थी कि वह बच्चा आलोक जी की स्वरी से पैदा हुए बच्चे जैसा ही दिखता था। प्रिया का सिर चकरा गया। उसने प्रोफेसर शर्मा की ओर मुड़कर देखा। यह है, उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। परियोजना के अन्य बच्चों में से एक प्रिया एक कदम पीछे हट गई। उसे लगा कि उसका पेट खराब हो रहा है। इस तरह कितने बच्चे पैदा हुए हैं? प्रोफेसर शर्मा ने धीरे धीरे कहा। हर शब्द उसके दिमाग में चाकू की तरह चुभ रहा था। तुम्हारी कल्पना से कहीं ज़्यादा प्रिया, और यह तो बस शुरुआत है। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही है, जिसे वह एक अजीब घटना, एक अनोखा रहस्य मानती थी। वह एक विशाल हिमखंड का सिरा निकला। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। अगर ये बच्चे एक प्रयोग का परिणाम थे तो और कितने लोगों का शोषण किया जा रहा था। वह इसे जारी नहीं रहने दे सकती थी, लेकिन सबसे पहले उसे अपने पिता को बचाना था। प्रिया ने प्रोफेसर शर्मा की ओर मुड़कर देखा। मैं सहमत हूँ, वह संतोष से मुस्कुराया, बहुत करीहा। अच्छा। लेकिन प्रिया के मन में एक योजना बन रही थी। वह खुद को नियंत्रित नहीं होने देगी। वह उसे उखाड़ फेंकने का एक तरीका खोजेगी। प्रिया ने अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, भले ही उसका दिल बेचैन था। वह प्रोफेसर शर्मा से सहमत हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में वह जानती थी कि वह उसकी योजना का पालन नहीं कर सकती। उसे अपने पिता को बचाना था और सच्चाई को उजागर करने का एक तरीका खोजना था। प्रोफेसर शर्मा को कोई शक नहीं था। उसने अपने बगल के दो लोगों को इशारा किया, उसे अनुसंधान क्षेत्र में ले जाओ। अब से प्रिया परियोजना का हिस्सा होगी। दोनों ने सिर हिलाया। एक आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, दूसरा उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया, जैसे कि डर हो कि वह भाग जाएगी। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, उनके पीछे चली। वे उसे एक लंबी सीढ़ी से नीचे ले गए, जहाँ धुंधली रोशनी ठंडी कंक्रीट की दीवारों पर पड़ रही थी। जब भारी लोहे का दरवाज़ा खुला तो उसके सामने एक विशाल स्थान प्रकट हुआ। अंदर कांच के इनक्यूबेटर थे जो अजीब भ्रूणों से भरे थे। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगातार डेटा की पंक्तियों के साथ चमक रहे थे। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर शोधकर्ता व्यस्तता से घूम रहे थे। कुछ नमूने की जांच कर रहे थे, कुछ नोटबुक में लिख रहे थे। प्रिया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। यह उस दुःस्वप्न का केंद्र था जिसमें वह अनजाने में फंस गई थी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला आगे बढ़ी। उसकी तेज़ आंखें उसे सिर से पैर तक देख रही थीं। वह कौन है? प्रोफेसर शर्मा प्रिया के ठीक पीछे खड़ा था। धीरे धीरे जवाब दिया, ये आलोक की बेटी है। वह अपने पिता की जगह परियोजना को जारी रखेगी। उस महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर सिर हिलाया। ठीक है, जब तक वह उपयोगी है। प्रिया की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे एक छोटे से कमरे में धकेल दिया गया, जहाँ एक लंबी मेज पर बहुत सारे शोध दस्तावेज फैले हुए थे। प्रोफेसर शर्मा पास आया, उसके सामने एक फ़ाइल रख दी। इसे पढ़ो, तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे पिता ने क्या किया है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, फाइल खोली। आनुवंशिक प्रयोगों की तस्वीरें, जानवरों के शरीर में पाले गए मानव भ्रूण असफल
और सफल परीक्षण, सब कुछ एक दुःस्वप्न की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे लगा कि उसका पेट मरोड़ रहा है। क्या उसके पिता वास्तव में इस सब में शामिल थे? लेकिन कुछ गलत था। उसने जल्दी से पन्ने पलटे, जब तक कि वह अपने पिता द्वारा हस्ताक्षरित एक कागज पर नहीं रुक गई। लेकिन नीचे एक अजीब नोट था। अत्यधिक जोखिम के कारण परियोजना को निलंबित करने का प्रस्ताव। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसके पिता रुकना चाहते थे, तो फिर उन्हें यहाँ क्यों पकड़ा गया? उसने प्रोफेसर शर्मा को देखा। मेरे पिता ने इस परियोजना का विरोध किया। प्रोफेसर शर्मा हल्की हंसी हंसा। हाँ, और तुम जानती हो कि गद्दारों के साथ क्या होता है। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। वह जानती थी कि उसे जल्दी कार्रवाई करनी होगी, लेकिन सबसे पहले उसे रोहन और बाहर के बाकी लोगों से संपर्क करने का एक तरीका खोजना होगा। उसे सहयोगियों की ज़रूरत थी। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग उलझन में था। वह जानती थी कि वह भेड़ियों के बीच में है। एक भी गलत कदम उसे तुरंत ख़त्म कर सकता है। उसने प्रोफेसर शर्मा को देखा। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ अर्थ था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी पर आसानी से विश्वास कर ले। इसका मतलब था कि वह अभी भी उसकी परीक्षा ले रहा था। अगर वह सहयोग नहीं दिखाती तो वह उसे जल्दी से ख़त्म कर देगा। प्रिया ने सिर झुकाकर दस्तावेज़ों को देखना जारी रखा। वह जानती थी कि उसे एक आज्ञाकारी प्रशिक्षु की भूमिका निभानी होगी, कम से कम तब तक जब तक वह बाहर संपर्क करने का कोई तरीका नहीं खोज लेती। उसके पीछे से एक आवाज़ आई। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम अपने पिता का काम जारी रख सकती हो? प्रिया मुड़ी और देखा कि वही मध्यम आयु वर्ग की महिला हाथ बांधे उसे संदेह से देखा। प्रिया मुड़ी रही है। उसका रूप तेज था, शरीर पतला, लेकिन खतरनाक था। मैं डॉ ली हूँ, उसने कहा पास आते हुए। मैंने तुम्हारे पिता के साथ कई सालों तक काम किया है, लेकिन उन्होंने यह सोचकर गलती की कि वह इस चीज़ को रोक सकते हैं। प्रिया ने उस महिला की आंखों में सीधे देखा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मुझे उस बारे में नहीं पता। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। डॉ ली हंसी। तुम जान जाओगी, बस तुम्हें पर्याप्त धैर्य रखना होगा। वह मुड़ी, लेकिन कमरे से निकलने से पहले उसने प्रिया को आखिरी बार देखा। सावधान रहना, यहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। वह उस चेतावनी को अच्छी तरह समझ गई थी। यहाँ कोई भी गद्दार हो सकता था। उसे बहुत देर होने से पहले इस जगह से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजना था। रोहन एक छोटे से कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसकी चिंतित आंखें दरवाजे की ओर देख रही थीं। उसका प्रिया से लगभग एक दिन से संपर्क टूट गया था। इससे उसे बेचैनी हो रही थी। डॉ वर्मा अंदर आए। उनका चेहरा तनावपूर्ण था। उसका कोई निशान नहीं है। मैंने उन सभी जगहों की जांच की है जहां वह जा सकती थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर प्रिया उनके हाथ लग गई है तो वह समझी वह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली हैं, खतरे में है। डॉ वर्मा ने सिर हिलाया। मैंने तैयारी कर ली है। हम आज रात ही कार्रवाई कर सकते हैं। रोहन ने बाहर देखा। अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। वह जानता था कि यह प्रिया को बचाने का एकमात्र मौका था और इस बार वह उसे खोने नहीं देगा। प्रिया ठंडे कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसका दिमाग भागने का रास्ता खोजने के लिए लगातार घूम रहा था। वह जानती थी कि प्रोफेसर शर्मा उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने अभी तक उसे ख़त्म करने का इरादा नहीं किया था। ये उसके पास एकमात्र मौका था। डॉ ली ने जाने से पहले एक चेतावनी छोड़ी थी और इससे प्रिया सोचने लगी, यह महिला कौन थी? उसने यह क्यों उल्लेख किया कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता? क्या उसके भी अपने रहस्य थे? प्रिया ने चुपके से कमरे का निरीक्षण किया, हर विवरण को याद करने की कोशिश कर रही थी। मेज पर शोध दस्तावेज़ों के अलावा एक काली जिल्द वाली नोटबुक के बगल में एक छोटी चाबी रखी थी।
उसने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी समय एक आदमी अंदर आया। मेरे पीछे आओ, उसने रूखेपन से कहा। प्रिया ने थूक निगला, उठी और उसके पीछे लंबे गलियारे में चली गई, जहाँ ठंडी फ्लोरोसेंट रोशनी पुरानी कंक्रीट की दीवारों पर पड़ रही थी। उसे एक और कमरे में ले जाया गया, जहाँ प्रोफेसर शर्मा पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। क्या तुमने सभी दस्तावेज पढ़ लिए हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन खतरनाक थी। प्रिया ने सिर हिलाया। मैंने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी भी नहीं समझी हूँ। उदाहरण के लिए, मेरे पिता ने अपना मन क्यों बदला? प्रोफेसर शर्मा ने उसे एक पल के लिए ध्यान से देखा और फिर अचानक हंसा। लगता है कि तुम सच में सच जानना चाहती हो। वह उठा, एक बड़े लोहे के कैबिनेट के पास गया और ताला खोला। अंदर दस्तावेज़ों की एक और श्रृंखला थी, लेकिन सबसे ऊपरी शेल्फ पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उसने उसे मेज पर रखा, खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। प्रिया ने एक तस्वीर उठाई। उसका दिल जैसे रुक गया। तस्वीर में उसके पिता आलोक जी थे, लेकिन उनके बगल में एक अजनबी महिला एक नवजात शिशु को गोद में लिए हुए थी। उस बच्चे में कुछ बहुत जाना पहचाना था। उसने दूसरी तस्वीरों को देखा। एक में अलग अलग बच्चे थे। सभी में एक बात समान थी, उनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी थीं। ये बच्चे कौन हैं? पिता ने क्या किया था? उसने फुसफुसाया। प्रोफेसर शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस वहाँ खड़ा उसे देखता रहा, जैसे कि उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा हो। प्रिया ने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग उलझन में था। अगर यह सब सच था तो उसे इतने सालों से धोखा दिया गया था। लेकिन आलोक जी, अगर वह वास्तव में इस सब में शामिल थे तो उन्हें क्यों पकड़ा गया? कुछ गलत था। और प्रिया जानती थी कि उसे बहुत देर होने से पहले सच का पता लगाना होगा। बाहर रोहन और डॉ वर्मा तैयार थे। हमें आज रात ही कार्रवाई करनी होगी, रोहन ने दृढ़ संकल्प से कहा। नहीं तो प्रिया को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। डॉ वर्मा ने सिर हिलाया। मैंने इस सुविधा के नीचे एक पुरानी सुरंग का पता लगाया है। अगर वह पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंच सकती है तो हम उसे तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। रोहन ने अपने हाथ में बंदूक कसकर पकड़ ली। वह जानता था कि आज रात बहुत खतरनाक होगी, लेकिन वह प्रिया को फिर कभी नहीं खो सकता था। प्रिया ने अपने होंठ कसकर काट लिए, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि वह एक खतरनाक शतरंज के खेल में है, जहां कोई भी गलत निर्णय उसे अपनी जान से चुकाना पड़ सकता है। प्रोफेसर शर्मा अभी भी उसे देखने खा भी जानने बाल एक दाता कपरी दाता रहा था, एक प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पिता ने वास्तव में क्या किया था? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्रोफेसर शर्मा ने मुस्कुराते हुए लकड़ी के बक्से में तस्वीरों को पलटा। क्या तुमने तस्वीर में बच्चा देखा है? वह अकेला बच्चा नहीं है। प्रिया की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने उन तस्वीरों को देखा, बच्चे जो अजीब तरह से एक जैसे दिखते थे, जैसे कि वे किसी प्रयोग के उत्पाद हों। क्या तुम भूमिगत प्रयोगशाला के बारे में जानती हो? प्रोफेसर शर्मा ने जारी रखा। तुम्हारे पिता उस परियोजना में भाग लेने वालों में से एक थे। उन्होंने मानव जीन को जानवरों में प्रत्यारोपित करने का परीक्षण किया था, और उस सुअर से पैदा हुआ बच्चा कई अन्य मामलों में से एक था। प्रिया स्तब्ध थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, यह असंभव है। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्रोफेसर शर्मा हौसा, तुम्हें यह किसने बताया? वह इन शोधों में विश्वास करते थे, लेकिन जब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गईं तो उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की। और तुम जानती हो कि ऐसे संगठन को धोखा देने का परिणाम क्या होता है? प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसका दिल संदेह से भरा था। अगर प्रोफेसर शर्मा जो कह रहा था वह सच था, तो इसका मतलब था कि उसके पिता निर्दोष नहीं थे। लेकिन उन्होंने सब कुछ क्यों छिपाया? ठीक उसी समय बाहर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। रोहन और डॉ वर्मा ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। अनुसंधान सुविधा में अलार्म बजने लगे।
प्रोफेसर शर्मा स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत अपने गुर्गों को आदेश दिया, कोई घुस आया है, दस्तावेज़ों की रक्षा करो, सभी नमूनों को तुरंत ले जाओ। प्रिया जानती थी कि यह है उसका एकमात्र मौका है। वह जल्दी से खिड़की की ओर भागी, लेकिन एक खुरदरे हाथ ने उसकी बाँह पकड़ ली। क्या तुम सोचती हो कि तुम इतनी आसानी से भाग सकती हो? प्रोफेसर शर्मा की आवाज़ खतरनाक थी। प्रिया ने अपना हाथ झटककर उसे दूर धकेला और सीधे गलियारे में भाग गई। उसने पीछे से गोली की आवाज़ सुनी, लेकिन सौभाग्य से बच गई। बाहर रोहन पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। भागो, वह चिल्लाया। प्रिया उसकी ओर भागी, लेकिन ठीक उसी समय पीछे से एक काली परछाई दिखाई दी। वह विजय था। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। विजय ने बंदूक निकालकर सीधे प्रिया पर निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता एक और गोली चली। विजय घुटनों के बल गिर गया। उसके सीने पर खून फैल गया। रोहन ने प्रिया का हाथ खींचकर उसे उस जगह से दूर ले गया। वे उस सुरंग में भागे जो डॉ वर्मा ने तैयार की थी। तीनों बेतहाशा भागे। पीछे प्रोफेसर शर्मा के लोगों की चीखें थीं, लेकिन अंत में वे बच गए। कुछ दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। प्रोफेसर शर्मा को अवैध अनुसंधान समूह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस चीज़ ने प्रिया को सबसे ज़्यादा परेशान किया, वह ले जाने से पहले उसके अंतिम शब्द थे। क्या तुम सोचती हो कि तुमने सब कुछ रोक दिया है? ये तो सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है। और भी बहुत कुछ है। और भी बच्चे हैं, वे अभी भी बाहर हैं। उन शब्दों ने प्रिया को कंपा दिया। वह जानती थी कि यह लड़ाई वास्तव में ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कम से कम उसने अपने पिता के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया था। आलोक जी सरगना नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस भयानक चक्रवालोक से बालोगने में फंस गए थे, और उन्होंने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ किया, भले ही अंत में वह परिणामों से नहीं बच सके। प्रिया एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होकर रामगढ़ गांव की ओर देख रही थी। वह जानती थी कि वह पहले की तरह सामान्य जीवन में वापस नहीं जा सकती। अभी भी बहुत सारे अनसुलझे रहस्य थे, बहुत सारे बच्चे पीछे छूट गए थे। उसने एक गहरी सांस ली। सच्चाई की उसकी खोज अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जीवन में हमेशा ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिनका हम कभी कभी सामना नहीं करना चाहते, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, सच्चाई को हमेशा उजागर करने की ज़रूरत होती है। अपने आसपास जो हो रहा है उसके प्रति हमेशा सतर्क रहें।